मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन पत्र था वो खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और वजह बताई गई तेलंगाना में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बहस छिड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना है कि दरअसल ये मामला दर्ज नहीं था, बल्कि कोर्ट की तरफ से एक समन जारी हुआ था मीनाक्षी नटराजन को, जिसमें उन्हें आरोपी नहीं प्रतिवादी बनाया गया था और उसका जवाब मीनाक्षी नटराजन ने दे दिया था और अब तक उस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बाकायदा जीत का जश्न भी मना लिया है और भाजपा को लग रहा है कि अब उनका जो तीसरा राज्यसभा का उम्मीदवार था वो भी जीत हासिल करेगा। हालांकि मामला बहुत कानूनन हो चुका है, पेचीदा हो चुका है। विवेक जी, आपको क्या लग रहा है, मीनाक्षी नटराजन के लिए अब कहीं से जगह बनेगी या उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्योंकि देखिए, नामांकन तो रद्द हो गया है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और कल का उन्हें वक्त मिला है। कल इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, क्या तर्क रखे जाएंगे पक्ष और विपक्ष की तरफ से, वो कल तय होगा। लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया है और जो कानून की बातें यहाँ पर रखी गई हैं दोनों ही पक्ष की ओर से, उसका मैंने अध्ययन किया है और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी उसका अध्ययन किया और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं इस राजनीति पे नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं राजनीति पे विषय पे बात करना चाहता। मैं सिर्फ उस पे बात करूंगा कि जिस कानून के तहत जो चर्चा निकल के आई है, जिस पर नामांकन उनका निरस्त किया गया है, रद्द किया गया है, उनके बारे में कहा गया कि एक मामला पंजीबद्ध है उनके खिलाफ, मतलब मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना पे। उन्होंने कहा कि उनको समन भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया है। कानून के जानकारों के अनुसार माफ कीजिएगा, वो 223 BNSS का परिवाद है, जिसको हम प्राइवेट कंप्लेन करते हैं। देखिए, अदालत 3 तरह से अपराध पर संज्ञान लेती है। कैसे? अगर मामला पंजीबद्ध हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई, उसके बाद चालान पेश होगा, उसके बाद ट्रायल उसका शुरू हो जाएगा। ये तो मैं आपको बताऊं, उसमें आपको मिलेगा RCT, मतलब रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल, ये मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो ST, जो आपका सेशन ट्रायल हो जाएगा। या उसके बाद अलग मामलों की बात करें तो जैसे हमने FIR पे मामला दर्ज हुआ, हम आगे पहुंचे। सेकंड, अगर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध नहीं किया तो हम संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, वहां परिवाद दाखिल करते हैं 223 के तहत, और वहां पर कहते हैं कि इस पर आप स्वतः संज्ञान लीजिए कि ये मामला पंजीबद्ध हो, आप इस पे समन जारी कीजिए अपराध पे संज्ञान लेते हुए। और तीसरा होता है कि अदालत स्वतः संज्ञान लेती है, कोई ऐसी घटनाक्रम को देखती है जिसमें पंजीबद्ध होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट थाना प्रभारी को निर्देशित कर सकते हैं कि आप इस पे मामला पंजीबद्ध कर दीजिए। अब आपको समझना होगा कि मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या हुआ। जो चुनाव आयोग ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो चीजें रखी है, मैंने उसको देखा, उसमें एक परिवाद का उल्लेख कर रहे हैं। अब परिवाद क्या होता है? जब FIR दर्ज नहीं होती तो हम अदालत की ओर रुख करते हैं। 223 BNSS के तहत परिवाद यहां पर दाखिल हुआ था। उसमें होता क्या है कि अपराध पर संज्ञान लेने के पूर्व जो प्रस्तावित अभियुक्त होते हैं, यानी रिस्पोंडेंट, जो भविष्य में इसमें अपराधी बन सकते हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है। ये जो नई धाराएं आई हैं, BNS की जो नई धाराएं हैं, उसमें 222 धारा में परिवर्तन पहले नहीं होता था। पहले ये CRPC 200 के तहत होता था। उसमें ये होता था कि सुनवाई होती थी और अगर लगता था अदालत को अपराध में संज्ञान लेना, तो संज्ञान लेने के बाद समन जारी होता था। लेकिन अब सिस्टम बदला, धाराएं बदली। 2023 के बाद जो 24 में, जो 1 जुलाई से जो कानून लागू हुआ 24 में, उसमें यह हुआ कि BNSS 223 के तहत प्रस्तावित अभियुक्त को अदालत को सुनना होगा, उनका भी पक्ष लेना होगा। तो ये नोटिस जारी हुआ था मीनाक्षी नटराजन को, जिसका उन्होंने उसमें जवाब दिया है। अब इसको चुनाव आयोग, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं कि मामला पंजीबद्ध था, उसकी जानकारी नहीं दी। तो मैं आपको बता दूं, 223 के तहत जो मामला पंजीबद्ध, मतलब अदालत में केस दायर किया जाता है, उसमें लिखा रहता है UNCR, मतलब अपंजीकृत रजिस्ट्रेशन। अपंजीकृत मतलब अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, UNCR है।
मतलब ये कहीं पर भी अभी अदालत में ट्रायल की तो भूमिका में नहीं आया। ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल कब शुरू होता है? जब किसी पे एफआईआर होती है, या तो एफआईआर का आदेश अदालत देती है, या स्वयं संज्ञान ले लेती है, या फिर पुलिस अपनी एफआईआर देती है और चालान से निकल के आता है। तो मैं ये मानता हूं कि इस जगह पर अभी वो अपराधी बनी ही नहीं है, आरोपी नहीं बनी है। बिल्कुल अपराधी आरोपी जो हम बोले उसे नहीं बनी है। उनके लिए क्या होता है कि जब उनको किसी प्रकार का, जैसे अदालत में हम लोग तो अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन देखते हैं कि अरे उस अमुक व्यक्ति के नाम अमुक थाने पे मामला पंजीबद्ध है, पंजीबद्ध मामला है, इसका मतलब आपको आरोपी बना लिया गया है। यानी कि वो जो नामांकन होता है किसी भी चाहे राज्यसभा के लिए हो, उम्मीदवार के लिए हो, लोकसभा या विधानसभा के लिए हो, उसमें आपको सिर्फ रजिस्टर्ड मामलों की जानकारी दर्ज करवानी होती है। बिल्कुल रजिस्टर्ड। अपराधी कैसे होंगे? आपराधिक रिकॉर्ड क्या माना जाएगा, आप ये बताइए। जिसमें आपराधिक, या तो आपको सजा हुई हो या मामला भी चल रहा हो, जिसमें आपके सेक्शन लग गए हैं, मतलब आप आरोपी बन गए हो, किसी प्रकार का सेक्शन आप पे लगा है, अमुक अमुक धारा पे आपके खिलाफ मामला पंजीबद्ध है, तो हम आरोपी होंगे। ठीक है, हम तो आरोपी बने नहीं। प्रस्तावित अभियुक्त का मतलब क्या होता है कि आप इस पे सफाई दीजिए, आप पे ऊपर ऐसा, देखिए एक थाने पे गया मामला, वहां पर पंजीबद्ध नहीं हुआ, अदालत की ओर रुख किया उस मामले पे, अदालत पे सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई की इस प्रक्रिया के दौरान वो नोटिस उनको आया है, तो ये मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है। मामला तब, देखिए मैं ट्रायल हाईकोर्ट में भी केस लड़ रहा हूं, जिला न्यायालय में भी केस लड़ता हूं, और परिवाद भी मैं लड़ता हूं। हम लोग दो ही प्रकार में जाते हैं परिवाद के लिए। अगर हाईकोर्ट में जाना है तो हम रिट पे हम कहते हैं, मांग करते हैं कि भाई मामला पंजीबद्ध हो। अगर जिला अदालत में जाते हैं तो हम परिवाद दाखिल करके चले जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जाते हैं और मांग करते हैं मजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये परिवाद दाखिल होता है, वहां भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दाखिल हुआ है। अब परिवाद में मामला इस स्टेज के बाद, अब जब मीनाक्षी नटराजन ने जो जवाब दिया रिस्पोंडेंट होते हुए, उसके बाद अब दोनों पक्षों की बहस होगी। पक्षों की बहस करने के बाद मजिस्ट्रेट समझेगा कि क्या दोनों पक्षों को सुनने के बाद लगता है कि मामला अपराध पे संज्ञान लेने लायक है, तो स्वयं 223 में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा और कहेगा हां मुझे प्रतीत होता है कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, इन धाराओं पर अदालत संज्ञान लेती है। उसके बाद हम जमानत की प्रक्रियाओं में होते हैं, जमानत कराई जाएगी, आगे बात आएगी। अच्छा ठीक है, अब चलिए अगर ये मान भी लेते हैं कि अदालत इस मामले में मान लेती है कि भाई चुनाव आयोग के द्वारा जो नामांकन रद्द किया गया मीनाक्षी नटराजन का वो वैध नहीं था, लेकिन जब तक तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो रही है, तो क्या अदालत ये आदेश देगी कि एक बार फिर से चुनाव कराया जाए, एक बार फिर से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन लिया जाए? क्योंकि यहां पर एक प्रक्रिया होती है डमी कैंडिडेट की, और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है कि उन्होंने अपराध की जानकारी दी। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके जो वहां पर गवाह होते हैं वो पलट जाते हैं, गवाह आते नहीं है, या नामांकन में कोई भी गलती होती है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है, और इसी स्थिति से बचने के लिए एक डमी कैंडिडेट भी उतारा जाता है। कांग्रेस ने वो भी नहीं उतारा है। देखिए डमी कैंडिडेट अगर उतारा होता तो जो एक मुख्य जो अपना उम्मीदवार होता है उसका नामांकन अगर रद्द होता है तो दूसरा जो डमी कैंडिडेट होता है वो उम्मीदवार बन जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की चूक है। हमको पूरी तरह से भली भांति रूप से समझना चाहिए। क्या अक्सर मैं बोलता हूं कि 3-3, 4-4 डमी कैंडिडेट उतारे जाते हैं लोकसभा चुनावों में, मैंने देखा विधानसभा चुनावों में देखा, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर भूल कर दी है। क्योंकि हर परिस्थितियों में अब कांग्रेस अपने विधायकों को जब बेंगलोर ले जाने की बात करती है, ले जा रही थी, तो यहां पर चूक क्यों करती है? डमी कैंडिडेट रखना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ पे बहस करते हैं, लेकिन परफेक्ट हम भी नहीं, हम लगातार पढ़ते हैं, लगातार अध्ययन करते हैं। लेकिन जब ये 223 की बात आई तो हमें जो बेसिक समझ में आता है, हमने बेसिक को जो समझा है, और जो चुनाव आयोग जो बातें रख रहा था, परिवाद की बातों कर रहा था, हम समझते हैं, हम दो ही चीजों को समझते हैं। अगर दो प्रकार की वो होती है, एनसीआर आप देखिए, पुलिस हस्तक्षेप आयोग अपराध, थाने पे गए, ये अपराध में मामला पंजीबद्ध नहीं होता, हमको एक एनसीआर दिया जाता है जो 155 के तहत होता था, 154 पे एफआईआर दर्ज होती थी। तो अब 154 के तहत एफआईआर नहीं हुई, ऐसा यहां पर भी होता था। तो क्या मेरे खिलाफ अगर एनसीआर दर्ज है किसी थाने में, तो मैं उसकी जानकारी क्यों दूंगा? भाई जब तक भारतीय न्याय संहिता या फिर आप कहें कि आईपीसी की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध ना हो, तब तक मैं अपराधी नहीं हूं। जब तक अपराध पर प्रसंज्ञान अदालत नहीं लेती है, तब तक मैं आरोपी नहीं हूं। किसी के खिलाफ किसी अदालत पे अगर केस इंटर हो गया है, दायर हो गया है, तो वो एक केस हो सकता है, ठीक है, वो केस हो सकता है, लंबित हो सकता है, लेकिन उसमें आपने मांग की है किसी एक केस में कि अपराध दर्ज करो।
लेकिन दर्ज तो नहीं हुआ। जो जो दर्ज नहीं हुआ है, जो प्रोसीजिंग है, जो पेंडिंग है, उसकी जानकारी देने की हमें क्यों जरूरत नहीं है कोई, क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपराधिक रिकॉर्ड बताइए आप। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या होता है? क्रिमिनल रिकॉर्ड वही होता है जो मामला आपका थाने में दर्ज होता है या अदालत ने ऑर्डर दिया है या उसका कोई अपराध दर्ज होने के बाद ट्रायल चल रहा है, तो आप ट्रायल बताइए। तो ये जो मामला, जो परिवाद है, वो कोई ट्रायल नहीं है। ट्रायल कब शुरू होगा मैं आपको बताता हूं, जब मीनाक्षी नटराजन ने अपना जवाब दिया, उसके बाद संज्ञान लेंगी, उसके बाद वो जो यूएनसीआर है वो आरसीटी में तब्दील होगा और उसके बाद ट्रायल होगा, फिर गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दलीलें होंगी, उसके बाद कोई फैसला होगा। तो अभी तो ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। तो जिस चीज का प्रीमेच्योर केस है और ये कोई आपराधिक इसमें इसको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर तो कह दो कि मेरे खिलाफ अगर किसी थाने में शिकायत दर्ज हो गई है और मुझे बुला लिया गया है बयान देने के लिए और वो खारिज हो गई, तो मैं कहूंगा कि 10 शिकायतें मेरे खिलाफ की गई थी, 50 शिकायतें मेरे खिलाफ की गई थी, तो मैं यही भरता रहूंगा? मेरे खिलाफ तो ढेर शिकायतें होंगी, वो खारिज हो गई। तो भैया आप थाने में शिकायतों को भी दे दें हम, परिवार का भी दे दें हम, तो आप तो चुनाव आयोग ये तय करे। देखिए मैं लॉ के हिसाब से बात कर मुझे रहा एक हूं। बात समझ में नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी अधिवक्ताओं की कमी नहीं है। अगर ये कानूनी तौर पर भाजपा को पता है कि यहां पर हमें जीत नहीं मिल सकती है, चुनाव आयोग ने हालांकि नामांकन रद्द कर दिया है, तो फिर भाजपा ऐसी राजनीति क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं तो भाजपा को उम्मीद लग रही होगी, या ये सिर्फ कुछ समय के लिए चुनाव में कांग्रेस को हताश कर देने के लिए है? देखिए एज अ लॉ के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो बीजेपी के अधिवक्ताओं को भी पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कांग्रेस के अधिवक्ताओं को भी पता है कि कहां गलती हुई है और क्या हुआ है। मैं तो ये मानता हूं कि स्पष्ट इसमें यह कहा गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड की आपको जानकारी देना है। आपको लंबित केसेस की जानकारी की अगर बात करोगे आप, तो जिसमें मेरे खिलाफ मामला ही दर्ज नहीं है उसकी मैं जानकारी क्यों दूंगा? अब आगे क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में कल उसकी सुनवाई होगी। अब यहां से तो नामांकन जो वापस लेने की तिथि है वो वापस होगी, उसके बाद नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, 3 नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि 3 राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं इसमें, जिसमें कि अब सीधा सा बात किया जाए कि अब विरोध ही नहीं हुआ, एक निरस्त होकर तीनों निर्विरोध। नहीं तो मीनाक्षी नटराजन के लिहाज से मैं देखिए मीनाक्षी के लिए क्या उम्मीद? मीनाक्षी के लिए कल उसमें सुनवाई होगी। अब अदालत यही कहेगा कि भाई अभी तो अब रिजल्ट आ चुका है, अब इसमें हम क्या करें। तो वो जो पिटीशन लगाई होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया हुई है वो दूसरी तरह से हुई है। हम देखिए क्योंकि चुनाव तो रद्द हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव भी रद्द हो जाते हैं, तो अदालत से फिर विधानसभा के भी हो जाते हैं। अब आप इसमें त्वरित की अगर बात करें तो आज अगर सुनवाई होती तो रोका जा सकता था, 3 बजे से नामांकन वापस लेने के था, 3 बजे तक वापस हो जाएगा। उसके बाद अब कल की अगर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में तो कल तत्काल इस पर रोक तो अब लगाई नहीं जा सकती, रिजल्ट तो घोषित हो चुका होगा जब सुनवाई होगी। तो उसके बाद यही आपको फिर नई याचिका लगानी होगी महेश केवट के चुनाव को रद्द करने के लिए। वो ठीक है, अमेंडमेंट हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, याचिका लगाएगी उसी में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उस पर आगे सुनवाई हो जाएगी, एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, मूव कर दिया जाएगा, मीनाक्षी नटराजन आगे बढ़ जाएगी। बहुत सारे चुनाव होते हैं, लेकिन आपको पता है कि देश में जो चुनाव याचिकाएं लगाई जाती है वो कितने समय तक लंबित होती है। हो सकता है कि इनका राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जाए और उसके बाद भी कोई निर्णय न हो पाए। तो मीनाक्षी नटराजन के साथ तो हुआ, और मैं कहता हूं कि मीनाक्षी नटराजन को यह भी समझना होगा कि उसकी जानकारी यहां तक कैसे पहुंचा दी। अलग तरीके से बात कर रहा हूं, जानकारी कैसे पहुंच गई, वो कोई ओपन। एक चीज और यहां पर यह भी है, आज मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के विधायकों की मतदान की बदौलत जीत सकती है, लेकिन 27 में 28 में चुनाव है। 2 साल में अगर चुनाव होता है और कांग्रेस के पास इतने विधायक भी नहीं बचते हैं तो पूरा समीकरण ही बिगड़ जाएगा ना। अगर 2 साल बाद फैसला भी आया कि मीनाक्षी नटराजन को यहां पर भाई लेकिन चुनाव में ले जाया जाए, उनका महेश केवट का चुनाव रद्द भी हो जाता है, तो तब तक क्या कांग्रेस के पास इतने विधायक रह पाएंगे? अगर आप रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इनका जो चुनाव हुआ है चुनाव रद्द करने की बात नहीं है, क्योंकि यहां भी हार जीत तो पहुंचने की नहीं, मेरी बात आप समझिए। नहीं, वो निर्वाचित तो हो चुके होंगे। हाँ, आज जैसे नाम वापस होगा वो निर्वाचित की घोषणा हो जाएगी, तो निर्वाचित सदस्य वो हो जाएंगे। जब निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे तो बात ये होगी कि उनका चुनाव रद्द किया जाए कि उनका निर्वाचन रद्द किया जाए, मतलब निर्वाचन रद्द किया जाएगा। तो एक का निर्वाचन रद्द होगा तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा व्यक्ति इसमें आपका चयनित हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, देखिए जब लोकसभा के चुनाव रद्द होते हैं तो उसमें यह रहता है कि भाई ठीक है आपका दोबारा चुनाव होगा। अभी अगर आप देख लीजिए जो दतिया में हुआ है मध्य प्रदेश में,
तो वहां चुनाव दोबारा होगा। देखो ठीक लोग, है, देखिए यहाँ वो पर वो यहाँ तो विधानसभा वोटिंग, का है। आप वोटिंग की प्रक्रियाओं से तो दूर हो जाइए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यही समझना होगा कि ये 58 वोट कब होंगे, क्या होंगे, कैसा होगा। यहाँ तो निर्विरोध ही चुनाव हो गया ना, यहाँ तो एक तरफा ही चुनाव हो गया। तो मतलब आपको तो पूरी फ्रेश प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी उसके बाद अगर होगा तो। पूरा और फ्रेश फिर होगा, होने का फिर चुनाव कराना पड़ेगा आप चीजों को और लेकर, तब जितने विधायक होंगे उसी हिसाब से फिर मतदान भी फिर होगा। मतदान होगा। तो ये कुल मिलाकर फिलहाल कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं बचा है, और भाजपा को शायद ये सब कुछ पता था, और भाजपा ने इसी लापरवाही का फायदा उठाया। और जाहिर सी बात है, चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, और यहाँ कांग्रेस ने जो डमी अपना कैंडिडेट ना उतारकर गलती की है, मुझे लगता है कि सबसे देश की पुरानी पार्टी है, और अगर सबसे देश की पुरानी पार्टी को भी इस प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने का विषय है कि पूरे वक्त चुनाव की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उन्हें ही नहीं पता है कि चुनाव में किस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है, किस तरीके से उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं, उनकी जानकारी सुनिश्चित करनी पड़ती है, डमी उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है लापरवाही बरती है, और भाजपा ने उसी लापरवाही का फायदा उठा लिया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।